दोस्तों, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक में आपका स्वागत है। जो आज का आपका टॉपिक है, बहुत सारा आर्टिकल्स मैं आपको आज बताऊंगा, लेकिन आर्टिकल में जाने से पहले एक प्रश्न जो मुझे देखने को इम्पोर्टेंट लगा तो मैं आपको बीच रखना चाहूँगा। जैसे एड्स के बारे में अगर बात करेगा, घबराइए मत, मैं आर्टिकल ही बताऊँगा, बट ये देख लीजिए। एड्स के बारे में अगर बात करेगा, इसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स एक्चुअली वायरस से होता है। ये पहली बार 1981 में अमेरिका में आया था। ठीक है, तो अगर पूछ सकता है प्रश्न कि पहला जो एड्स का केस आया था ये किस देश में मिला था, तो अमेरिका में मिला था। और भारत में 1986 में मिला है, ये आपका चेन्नई में मिला है। एड्स किसी व्यक्ति में है या नहीं, इसके लिए जांच होता है, उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। क्या बोलते हैं? एलिसा टेस्ट। तो पूछेगा एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है, तो ये आपका एड्स हो जाएगा। और एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। एड्स एक्चुअली वायरस से होता है और एड्स हमारे बॉडी का जो बॉडीगार्ड कहलाता है WBC, उसी को नष्ट कर देता है, जिस कारण जो है हमें मतलब काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब इसका पर्टिकुलर एक इलाज मिल गया है, दवाई खाएंगे तो शायद ठीक हो जाएगा इसका आपका। ठीक है, आगे का बात करते हैं। तो ये तो था ये एड्स के बारे में। अब आते हैं पॉलिटी पर, जो आपका टॉपिक मैंने थंबनेल में लगाया है। तो हम बात करते हैं RTI के बारे में। इसका मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसका स्थापना जो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में हुआ था। पूछेगा RTI की शुरुआत कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। इसका मूल उद्देश्य था नागरिकों का जो है नागरिकों का जो अधिकार है, भ्रष्टाचार कम हो, नागरिकों का जो अधिकार है, सरकार के काम का जानकारी हमें मिले, और सरकार का जो है मतलब जवाबदेही रहे जनता के प्रति, भ्रष्टाचार को इससे कम किया जा सकता है। लोकतंत्र का जो वास्तविक रूप है, जनता के लिए काम करने हेतु तैयार करना। ठीक है, ये RTI का मुख्य उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य था। तो RTI के बारे में अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो विश्व में प्रथम देश था स्वीडन। जी हाँ, स्वीडन था। वहाँ पर RTI के बारे में RTI का शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये उद्देश्य तो मैंने बता ही दिया। अनुच्छेद 19 का ए में, जी हाँ, पूछेगा प्रेस है या फिर सूचना का अधिकार है, अनुच्छेद कितना में है? तो 19 का ए में है। आगे बात करते हैं कि अपना जो संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। लेकिन अगर 26 जनवरी को जो हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय पूछेगा मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितने अनुसूची थे? तो अगर ध्यान रखिएगा, मूल संविधान का मतलब जो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। हालांकि मूल संविधान 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था, और 1 साल के बाद ही संशोधन हुआ था संविधान में। तो पूछेगा संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1951 में, 1951 में, 1 साल के बाद ही। तो अगर प्रश्न यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। भाग कितने हैं? 22 हैं। अनुसूची कितने हैं? 8 हैं। हालांकि ये अब देखेंगे वर्तमान में तो बदल चुका है। ये अनुच्छेद की बात करेगा, 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। भाग के बारे में वर्तमान में बोलेगा तो 25 भाग हो गया है, और अनुसूची 12 हो गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूछेगा मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 22 भाग, अनुसूची 8। लेकिन वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग और 12 अनुसूची। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे। आगे अगर देखा जाए, देखिए हमारा जो संविधान है कई देशों से लिया गया है, आपको पता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। तो पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितना अनुच्छेद है? तो 321, मतलब 321। भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद हैं? 321, 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूची। बहुत ही VVI प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। जैसे पूछता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, तो अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद कितना में है? तो पूछेगा हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद कितना में है? तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 में है, जबकि हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215 में है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का
तात्पर्य होता है, मतलब होता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देती है, उसने निचले न्यायालय के लिए ना एक साक्ष्य, एक सबूत के रूप में उसको पेश किया जा सकता है, मतलब वो भी एक कानून ही बन जाता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में है और हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय है 215 में है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, आगे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद कितना में है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है भारत में, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है अनुच्छेद 124 में है, 1, 2, 4। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद कितना में, 124 में है। और हाईकोर्ट का गठन अनुच्छेद कितना में है, 216 में है। हाईकोर्ट भारत में 25 है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे अगर बात करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट भारत में एक है और हाई कोर्ट 25 है, तो वैसे ही देश का मतलब अलग अलग राज्यों के लिए हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरे देश के लिए हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 76 में क्या है, तो भारत का महानवादी। तो भारत का महानवादी क्या होता है, तो देश का सबसे बड़ा विधि सलाहकार जो होता है वो भारत का महानवादी ही होता है। तो भारत का महानवादी अनुच्छेद कितना में, 76 में। पूछेगा देश का सबसे बड़ा विधि सलाहकार कौन होता है, तो भारत का महानवादी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका कार्यकाल नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। उसी प्रकार राज्य में जो सबसे बड़ा विधि सलाहकार होता है वो महाधिवक्ता होता है। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 165 में, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। आगे बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। तो मूल कर्तव्य हमारे संविधान, पूछेगा मूल कर्तव्य संविधान में, मूल संविधान में कितने थे, तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे ही नहीं। यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया 10 मूल कर्तव्य, और 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है, तो 11 हैं। और मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का ए में है और अनुच्छेद 51 का ए में। अनुच्छेद में 51 का ए, भाग 4 का ए में। और मूल कर्तव्य ये लिया गया है रसिया से। तो ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है, मूल संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया और 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, याद रखना है। लेकिन वर्तमान में 11 हैं। 11वां मामला जो जुटा था 2002 में जुटा था, तो ये भी ध्यान रखना है। इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में 3 ही अनुच्छेद ही याद रखना है। अनुच्छेद 63 पूछेगा, अनुच्छेद 63 में क्या है, मतलब भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, ठीक है। और आपको पता होगा उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है 4 लाख, लेकिन ये जो 4 लाख मिलता है उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो वही इस यहाँ पर लिखा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। तो ध्यान रखना है। पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, और इसीलिए इनको 4 लाख रुपया दिया जाता है। और इसीलिए एक और प्रश्न पूछता है, पता है क्या, कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ प्रपोजल जाएगा, महाभियोग कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा राज्यसभा में। जबकि राष्ट्रपति के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। तो पूछेगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ जाएगा, क्या बताएगा, राज्यसभा में। क्यों जाएगा, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। किस अनुच्छेद में है, 64 में है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 65 में क्या कहता है। जैसे आपको पता होगा कि देश का सर्वोच्च पद जो होता है राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेंगे तो उसके पद पर कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति बैठेगा, उपराष्ट्रपति। तो वही जब राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति अगर मान लो अपने पद पर नहीं है, वो किसी विदेश चले गए या बीमार हैं, या फिर मान लीजिए उनका मतलब मृत्यु हो गया, तो उसके जगह पर कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। इस बात का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 65 में। तो ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति के पद को आकस्मिक रिक्तियाँ या अनुपस्थिति में कौन काम करेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति काम करेगा। तो वही जो है इस बात का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है, 65 में है, ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान लिया गया है कहाँ से, याद रखना है, ये अमेरिका से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आपको पता होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 66 में है,
आगे बात करते हैं 69 में, तो यह उपराष्ट्रपति का शपथ है। देखिए अनुसूची, जैसे भी मैंने बोला था कि मूल संविधान में 8 अनुसूची था, वर्तमान में 14 है, ठीक है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि अनुसूची जो 3 है ना, 3 में शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। देखिए तो इसका ये तीनों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अलग अलग अनुच्छेदों में किया गया है। जैसे उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद कितना में हो गया, 69 में हो गया। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 60 में हो जाएगा। और राज्यपाल का शपथ को लेकर अनुच्छेद कितना में हो जाएगा, 159 में हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा कि अनुसूची 3 में किसका शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद में किया गया है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, जैसे आगे अगर बात करेगा तो यही हो ही गया उपराष्ट्रपति वाला। अब देखो इसी के बारे में बात कर रहा था कि राज्यपाल का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है, 159 में है। हालांकि राज्यपाल का पूछता है कि नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, और नियुक्ति बचपन में ही, मतलब अनुच्छेद 155 में। तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद कितना में, 155 में। राष्ट्रपति का शपथ तो मैंने बता ही दिया था, शपथ अनुच्छेद कितना में, 60 में, क्योंकि अनुच्छेद में किया गया है, अनुसूची 3 में नहीं है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आपातकाल के बारे में, जैसे हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है। पूछेगा भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल, तो 3 प्रकार का। बहुत पूछता है प्रश्न ये। तो आपातकाल जो 3 प्रकार का है वो आप देख लीजिए। तो आपातकाल जो 3 प्रकार का है ये है, ये तीनों आपको दिखाई दे रहा होगा। आज संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल जिक्र किया गया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल है का प्रावधान है। तो 3 प्रकार कौन कौन है उसको हम लोग देखते हैं। ये 3 प्रकार का आपातकाल जो है, एक आपको मिलेगा राष्ट्रीय आपात मिलेगा, राष्ट्रपति शासन मिलेगा, और ये आपको मिलेगा वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपातकाल हमारे देश में अब तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात कहने का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, मतलब रुपया पैसा काफ़ी ख़राब हो जाता है, रुपया पैसा कमी आ जाता है, तो वित्तीय आपातकाल लगता है। और हमारे देश में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो पूछेगा वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कितनी बार लागू हुआ, तो 0 बार, मतलब एक बार भी नहीं, 360 याद रखना है यहाँ से। तो वित्तीय आपात क्लियर हो गया। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, और ये 3 बार लगा है अपने देश में, ठीक है, वो आगे हम जिक्र करेंगे। तो राष्ट्रीय आपात 352 है, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। ये राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, जब राज्यपाल को लगेगा, क्योंकि राज्य का जो हेड होता है राज्यपाल होता है। और राज्यपाल को लगता है कि जब हमारे राज्य में जब कानून व्यवस्था संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है, तो वो राष्ट्रपति को रिकमेंड करता है, और राष्ट्रपति लगा देगा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। तो ये बातें ध्यान रखना है। तो 3 आपातकाल, 3 अनुच्छेद आपको याद हो गया। आगे बात करते हैं आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद 352 के तहत आपको पता होगा राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में ही अभी मैंने जिक्र किया था। लेकिन इसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। और ये 3 आधार लगता है आपातकाल लगाने के लिए, 3 आधार है। वो कौन कौन सा है, देखिए। पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए कितने आधार हैं, तो 3 है। पहला है युद्ध। जब मैंने बोला भी था कि राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, वो कब कब लगा है, 1962 में, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था, तो पहला हो जाएगा युद्ध। दूसरा हो जाएगा बाह्य आक्रमण, 1971 में, जब बांग्लादेश वाला मित्र था, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, तो बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन। तो बाह्य आक्रमण 1971 में। और तीसरी बार सशस्त्र विद्रोह 1975 में। एक्चुअली 1975 में जो लगा है ना, आंतरिक कलह के कारण लगा है। उसी आंतरिक कलह को 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो वही आंतरिक कलह पर लाया गया सशस्त्र विद्रोह। तो ध्यान रखना बाबू, ये पूछेगा कि आंतरिक कलह कारण क्या अभी लगता है, नहीं अभी नहीं, लेकिन 1975 में आंतरिक कलह के कारण ही लगा था। तो उसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा उस वर्ड को हटा दिया गया, मतलब आंतरिक कलह कर लीजिए, आंतरिक अशांति कर लीजिए, उसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसीलिए पूछता है किन कारणों से लगाया जा सकता है, तो ये बातें ध्यान रख लेना है।
आगे बात करते हैं। आ, आगे देख लीजिए, मैंने बोला भी था कि 3 बार जो लगा है राष्ट्रीय आपात। 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था। 1971 में पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो 1971 में ही बांग्लादेश का गठन किया गया था। तब पूछेगा बांग्लादेश का गठन कब हुआ है? 1971 में। और जो तीसरी बार लगा था वो आंतरिक कलह, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी 1975 में। तो ये तीनों बातें ध्यान रखना है कब कब लागू हुआ था। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करेंगे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है ना, तो कहा जाता है अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग जब आपातकाल लागू हो जाता है तो ये मौलिक अधिकार स्वतः क्या होता है? समाप्त हो जाता है। और आपातकाल के दौरान जो होता है, आपातकाल के दौरान मतलब जैसे ये अनुच्छेद 350 में क्या लिखा है? युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह निलंबन नहीं होता है। ठीक है, जो आपका मौलिक अधिकार है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं निलंबन होता है। जब इमरजेंसी लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं सिवाय 20 और 21 को छोड़कर। तो पूछेगा कौन कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकते हैं कभी भी? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत पूछता है ये प्रश्न। आगे बात करते हैं। इसको मैंने अपने हाथ से लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि देश के लिए कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। तो राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? तो विधानमंडल बनाता है। और संसद का निर्माण होता कैसे होता है? तो संसद का निर्माण होता है लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति से। ये तीनों मिलता है तब संसद का निर्माण होता है। वैसे ही राज्य में विधानमंडल कानून बनाता है। तो विधानमंडल बना हुआ होता है विधानसभा से, विधान परिषद से और राज्यपाल से। ये भी ध्यान रखना है। अब पूछता है आपसे प्रश्न क्या कि संसद अनुच्छेद कितना में है? तो मैंने बोला था कि सरला को याद रख लेना बाबू। तो सरला 100 से संसद अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा 80 है, लोकसभा 81 है। और राष्ट्रपति देश के बाबा होते हैं, मतलब हेड होते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना में है? 52 में है। ये याद रखना है। विधानमंडल अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 168 में है। विधानसभा अनुच्छेद कितना में है? तो 170 में है। और विधान परिषद कितना में है? 169 में। विधान परिषद जो है ना मात्र 6 राज्य में ही है। तो जहाँ पर विधान परिषद नहीं होगा वहाँ विधानमंडल बनेगा विधानसभा और राज्यपाल से, बस सिंपल। तो यहाँ पर अनुच्छेद भी याद रख लेना है। और आगे हम जिक्र करते हैं विधान परिषद का। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए? तो जैसे मैंने पहले बता दिया, देश में जिसे कानून बनने का काम संसद करता है, तो राज्य में इसे विधानमंडल करता है। देश में जैसे लोकसभा है वैसे राज्य में वैसे विधानसभा है। देश में जैसे राज्यसभा है वैसे राज्य में विधान परिषद है। देश में जैसे राष्ट्रपति हेड है संघ का, वैसे ही राज्य का हेड कौन है? राज्यपाल है। इसको ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल, तो विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल ही होगा। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपका 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, तो राज्यपाल भी बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखा जाए, देखिए ये जो राज्यसभा होता है, लोकसभा का साधारणतः कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, राष्ट्रपति का साधारणतः जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, वैसे विधानसभा का भी कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, राज्यपाल का भी साधारणतः कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है, ठीक है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। तो पूछेगा राज्यसभा कार्यकाल क्या होता है? आप बताओगे राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसमें सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। 6 वर्षों का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का। उसी प्रकार विधान परिषद, तो विधान परिषद अभी 6 राज्य में ही है बस। तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है और इसको भंग नहीं किया सकता है। तो विधान परिषद कितने राज्यों में है? विधान परिषद 6 राज्यों में है, वो आप याद रखेंगे। विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कौन कौन है? देखिए बिहार कर्नाटक, क्योंकि दोनों के पास सीट जो है 75-75 ही है। आंध्र प्रदेश में 58 है। पूछेगा आंध्र प्रदेश में कितना विधान परिषद है? 58 है। तेलंगाना में 40 है, 40 है। और महाराष्ट्र आप बोलिएगा ना तो खुद आपको निकल के आएगा 8। देखिए महाराष्ट्र है 78, यूपी है टॉप में जी 100।
लेकिन कई बार पूछता है ना, ये मैंने लिख रखा है, समझ लीजिएगा कि विधान परिषद जो है एक अस्थाई सदन है, इसीलिए इसका भी कार्यकाल नहीं होता है, अस्थाई सदन है। आगे अगर बात करेंगे, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि परमानेंट है, तो इसके सदस्य का कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्षों का। तो ये आपको सीट के साथ याद रखना है, 1-2 बार देखिएगा याद हो जाएगा। आगे अगर बात करेंगे कि संयुक्त अधिवेशन के बारे में, देखिए संयुक्त अधिवेशन ना अनुच्छेद 108 में है। पूछेगा संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। तो कई बार ना एक्चुअली कुछ जो है एक संविधान बनाने वाले व्यक्ति सभी कानून के ज्ञाता व्यक्ति थे, इसीलिए बुलाना नहीं, आहूत करना बोलते हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो बुलाना आहूत करना एक ही बात हुआ, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अध्यक्षता करवाता है लोकसभा अध्यक्ष से, ये भी ध्यान रखना है। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ग्रीन आर्मी गठन यही किया है ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबरा। तो संयुक्त अधिवेशन, ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है। लेकिन ये संयुक्त अधिवेशन जो होता है ना, यह जो है साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। ठीक है, पूछेगा संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक पर बुलाया जाता है? क्या बताएगा? साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। अब देखिए, संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार बुलाया गया है। संयुक्त अधिवेशन अब तक कितना बार बुलाया गया? 3 बार। कब कब? 1961 में, 1978 में, 2002 में। 2-3 बार रिकॉल कीजिएगा, याद हो जाएगा। 1961 में दहेज निषेध विधेयक, मतलब दहेज संबंधित कानून पर। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग पर, और 2002 में पोटा, आतंकवाद संबंधी कानून था। तो संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया? 3 बार। और याद रखना है क्या, जो संयुक्त अधिवेशन होता है यह धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये संयुक्त अधिवेशन जो था साधारण विधेयक पर बुलाया जा सकता है, मतलब संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और आपका साधारण विधेयक। तो पूछेगा कि जो संयुक्त अधिवेशन है किस विधेयक पर बुलाया जा सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पर बुलाया जा सकता है। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे, जब पढ़ते हैं हम लोग मौलिक अधिकार, से मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने कुछ बेसिक समझा, तो मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। उसी प्रकार मौलिक अधिकार जो है ना, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6 है। कौन हटा? यही संपत्ति का अधिकार। कितना अनुच्छेद में है? 300 का एक है या 300 का बोलिए। यह अब कानूनी अधिकार बन गया। यह किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार दिया गया। अनुच्छेद कितना में? 300 का ए में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करेंगे, देखिए अनुच्छेद पूछता है 312 और अनुच्छेद 315। तो 312 में है अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है? तो राज्यसभा करता है। अखिल भारतीय सेवा गठन करने का अधिकार राज्यसभा के पास है। और अखिल भारतीय सेवा क्या होता है? ये होता है आईएएस, क्या होता है? आईपीएस, और एक होता है आईएफएस। ये एक होता है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन वाला नहीं, ये फॉरेस्ट सर्विस वाला होता है। तो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत कौन आ जाएगा? आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस का मतलब हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और अखिल भारतीय सेवा गठन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा कर सकता है। अनुच्छेद कितना में? 312 में। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान अनुच्छेद कितना में है? 315 में। इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। संविधान संशोधन, चूँकि संविधान अपना जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान निर्माता को भी पता था कि ये संविधान सब दिन एक जैसा नहीं रहेगा, इसीलिए संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है, और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। याद रखना है। आगे का बात करेंगे, जो मौलिक अधिकार का जब हनन होता है ना, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं पर भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब एक में आता है रिट। पूछेगा रिट कौन जारी करता है? तो बताइएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और रिट कितने प्रकार के होते हैं?
रिट 5 प्रकार के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। और रिट कौन कौन होते हैं वो मैं वीडियो के आगे बता दूंगा, अभी आप बेसिक समझिए। तो पूछेगा रिट 5 प्रकार के होते हैं, अनुच्छेद कितना में, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226। आगे देखिए, अनुच्छेद 330 के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 330 में जो है ना, लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। तो लोकसभा में वर्तमान में आपको पता होगा कि लगभग कितना सीट है, 543 है लोकसभा में सीट। तो एसटी में का जो आरक्षण सीट है, एससी का जो आरक्षण सीट है लोकसभा में, एससी का 84 है, एसटी का 47। तो AK 47 होता है ना, तो यहाँ पे ST 47। तो लोकसभा में एसटी के लिए कितना आरक्षित है, तो 47 है। एससी के लिए कितना है, तो 84 है। अनुच्छेद कितना में, 330 में, याद रखना है। तो 30 बराबर 32 क्या है कि ये लोकसभा में आरक्षण है और ये विधानसभा आरक्षण है। तो अनुच्छेद 330 में कहता है कि लोकसभा में आरक्षण SC ST का, और अनुच्छेद 32 कहता है विधानसभा में आरक्षण SC ST का। लेकिन बिहार मतलब ये जो राज्य में हो जाएगा, तो ये जो आरक्षण का प्रावधान है अलग अलग राज्यों में होगा। जब राज्य में है तो मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। ST की आबादी बिहार में बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पर SC के लिए 6 सीट है और ST के लिए बिहार विधानसभा में कोई सीट आरक्षित नहीं है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा क्या, ये जो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ क्या है, विधानसभा में जो आरक्षित सीट है ना, बिहार में विधानसभा सीट कितना है, 243 है, 243 है। इसमें से SC के लिए और ST के लिए, यहाँ पर SC के लिए हो जाएगा 38 और ST के लिए हो जाएगा 2। ठीक है, ये इतना सीट आरक्षित है बिहार में विधानसभा में। और ये जो 6 है, ये जो 6 मैं बता रहा हूँ, ये लोकसभा में SC के लिए 6 सीट आरक्षित है, क्योंकि ST की आबादी बिहार में बहुत कम है। ये जो SC का सीट 84 है, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों को मिला होगा। ठीक है, तो बिहार में लोकसभा आरक्षण सीट कितना है, तो ये 6 सीट है बिहार के लिए। इसके लिए लोकसभा में बिहार के लिए 6 सीट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और विधानसभा में 243 में से 38 SC के लिए और 2 ST के लिए आरक्षित है बिहार विधानसभा में। मतलब टोटल आरक्षित सीट कितना है, 40 है बिहार विधानसभा में। अनारक्षित कितना हो जाएगा, 203। सब पूछता प्रश्न, ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सुधार लेंगे, ये गड़बड़ है। ये 6 सीट लोकसभा में बिहार के लिए। आगे बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा तो 30 बराबर 32 हो गया। अब 31 बराबर 33, ये आंग्ल भारतीय, जैसे हमारा अंग्रेज जो है भारत पर काफ़ी लंबा समय तक शासन किया, यहीं पर शादी वादी विवाह सब कर लिया, और शादी के बाद आज़ादी के बाद भी वो अंग्रेज भारत में ही रह गए। तो कहने का मतलब वैसे अंग्रेजों को भारतीयों को कहा गया आंग्ल भारतीय, जिसका पिता मतलब ब्रिटिश हुए और भारतीय उसका माता हो गया। तो वैसों को भी आज़ादी के बाद जो है हमारे संविधान में जगह दिया गया, उसे आंग्ल भारतीय कहा गया। चूँकि हमारा आज़ादी का काफ़ी लंबा समय हो गया, इसीलिए 104वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को जो जगह था, 104वां संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा में 333 और अनुच्छेद 331 लोकसभा में, ये दोनों को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तब पूछेगा आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में अनुच्छेद जो आरक्षित था अनुच्छेद 331 में था और विधानसभा में 333 था, किस संविधान संघ के तहत समाप्त कर दिया गया, 104वां संविधान संघ के तहत आंग्ल भारतीयों का पद को समाप्त कर दिया गया। कहा गया अब सब का सब क्या है जी, भारतीय है। आगे बात करते हैं, आपको मिलेगा आयोग, जैसे SC आयोग है, ST आयोग है, OBC आयोग है। तो वही आपसे पूछेगा SC आयोग अनुच्छेद कितना में है, बिहार में 38 जिला है ना जी, 38 जिला है। तो अनुच्छेद 338 में जो है SC आयोग है। तो SC आयोग अनुच्छेद 338 में हो जाएगा और ST आयोग हो जाएगा 338 का M हो जाएगा, और 338 का B में क्या हो जाएगा, OBC आयोग। तो ये सब ध्यान रखिएगा। SC 338 में हो जाएगा SC आयोग, ST आयोग 338 का A में, OBC आयोग 338 का B में। आगे बात करते हैं, जैसे जब संसद का जो सत्र चल रहा मतलब संसद का जो जब सत्र नहीं चल रहा होता है, तब राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं
कोई मतलब हम कानून बना लाना चाहते हैं तो वो लाते हैं अध्यादेश। तो अध्यादेश राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुच्छेद कितना में है? 123 में है। वैसे ही चूंकि देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं, संघ के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य के प्रधान होते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल का अध्यादेश 213 मतलब 213। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद कितना में हो जाएगा? 123 में, और राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा 213 में। ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, निर्वाचन आयोग संविधान का भाग 15 में है, अनुच्छेद कितना में है? 324 में है। लेकिन वयस्क मताधिकार जो 18 वर्ष के लोग हो जाते हैं उनको वोट देने का अधिकार, उसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 326 में है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता होगा कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति, लेकिन अपने मन से नहीं करता है, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग करता है। तो लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर, अनुच्छेद 85 का बी में है। यही मिलेगा 85 का ख। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक ही बात हुआ। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, किस अनुच्छेद में? 85 का 2, 85 का 2। लेकिन दूसरा कहता है कि संसद का 2 सत्रों के बीच 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए अंतर। इस बात का उल्लेख है 85 का ए में, 85 का ए में। पूछेगा संसद के 2 सत्रों के बीच कितना महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? 85 का ए में है। और अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्रों को बुलाना व सत्रावसान और विघटन करना। संसद का सत्र बुलाना, आहूत करना कौन बुलाता है? आप जानते हैं राष्ट्रपति बुलाता है। सत्रावसान मतलब उसको समाप्त करना कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। भंग भी राष्ट्रपति ही कर सकता है, विघटन। आगे बात करते हैं, जो मंत्रिपरिषद होता है अनुच्छेद 74 के तहत। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह के लिए होता है, अनुच्छेद कितना में है? 74 में। और उसी का मंत्रिपरिषद का हेड अनुच्छेद 75 के तहत बनाया जाता है प्रधानमंत्री को। तो मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? 75 में। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल यह प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी के सभी के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना है। देखिए, पहले जो है ना, मतलब इसमें विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वो 6 राज्य में ही, सिर्फ 6 राज्य में ही है, इसीलिए उसको शामिल नहीं किया गया है। तो पहले जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते थे। लेकिन दिल्ली पुदुचेरी को जो शामिल किया गया है, चूँकि ये केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर विधानसभा का सीट है, तो दिल्ली पुदुचेरी जो शामिल किया गया है 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो पूछेगा दिल्ली पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल में कब शामिल किया गया? 1992 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 17वां संविधान संशोधन, याद रखना है। आगे बात करते हैं, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसे राष्ट्रपति पर जो लगाया गया महाभियोग, राष्ट्रपति जब अपने संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेगा तो राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा, कहीं पे भी। और यह महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 161 में। 161 नहीं बोलेंगे, सिर्फ 61 में है। राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग अनुच्छेद कितना में? 61 में। 161 है राज्यपाल का, पता है क्या है? राज्यपाल का क्षमादान है। आगे बात करते हैं, महाभियोग ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग जो है ना, पूछेगा राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग किस देश से लिया गया है? पहला प्रश्न तो हो जाएगा यूएसए से। दूसरा पूछेगा कि महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में कि राज्यसभा में? तो कहीं पे भी लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। पूछेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले कितना दिन पहले उन्हें लिखित सूचना देना पड़ेगा? 14 दिन पहले। और ये लगाया गया महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। जबकि राष्ट्रपति का क्षमादान एक न्यायिक प्रक्रिया है। तब पूछेगा कि महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि 14 दिन पहले सूचना देना होता है और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। और हो सकता है कि महाभियोग पारित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
ठीक है, इसीलिए ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और ये भी आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेना का प्रमुख होते हैं। और ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया, मतलब तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं ये भी प्रावधान लिया गया है यूएसए से। ठीक है, तो आई होप ये मेरा छोटा सा मतलब ये टॉपिक था, आप इसको देखेंगे, बुक पढ़ेंगे, काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।